विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत हम एक प्रेरक कथन से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। विद्यार्थियों, हम भारत के स्वर्णिम पृष्ठों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा अशोक का धम्म व मौर्य प्रशासन। तो आइए हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 22 प्रश्न कर लिए हैं। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न, अशोक के धम्म की परिभाषा बताइए। उत्तर होगा, विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। उत्तर, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, सहिष्णुता, जन सामान्य के मध्य आत्मसहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। दूसरा सिद्धांत, अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरा, आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहकर अशोक ने उस पर पाबंदी लगाई। चौथा, लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण कार्य कराया। पांचवा, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल दिया। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रतिपादित सहिष्णुता के बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख अशोक ने कहाँ किया है। छात्रों, अशोक ने अपने जितने भी सिद्धांत थे उनको शिलालेखों, स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण कराया है। इसी क्रम में उसने सहिष्णुता के बुनियादी सिद्धांतों को 7, 11 व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में सहिष्णुता के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख अशोक ने कहाँ किया है। उत्तर, प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में किया है। धम्म को समझने हेतु अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अशोक ने धम्म की प्राप्ति हेतु किन कार्यों की व्यवस्था की। उत्तर, अशोक के प्रथम स्तंभ लेख के अनुसार धम्म की प्राप्ति हेतु अशोक ने धम्म यात्रा, धम्म मंगल व धम्मदान और शुश्रूषा की व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर 28, अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की क्या परिभाषा दी है। विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से इस परिभाषा को आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा इस प्रकार है। अपासी नवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करे। प्रश्न नंबर 29, अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में वह किनका निषेध करता है। उत्तर, अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या के निषेध का कथन करता है। इनके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण अर्थात निज्जति करे एवं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। प्रश्न नंबर 30, अशोक के धम्म की विद्वानों ने किस रूप में व्याख्या की है। अलग अलग विद्वानों ने धम्म को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। उत्तर, अशोक के धम्म को फ्लिट महोदय ने राजधर्म, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म एवं भंडारकर महोदय ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संहिता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संहिता बुलाई और मोगलीपुत्र तीस की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया।
प्रश्न नंबर 32, अशोक ने धम्म की नीति की क्रियान्विति के लिए क्या प्रयास किए? उत्तर, अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। कौन कौन से व्यवहारिक उपाय किए, हम क्रमबद्ध उनको पढ़ेंगे। 1, अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। 2, सार्वजनिक हित के कार्य किए, परिवहन, सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण कार्य कराया। 3, धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण कराया। 4, हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, पशु बलि को निषेध किया। 5, जगह जगह धम्म आयोग भेजे एवं विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया। 6, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की व उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन 33, अशोक के धम्म की नीति फलीभूत नहीं होने के कारण बताइए। क्या कारण थे कि अशोक का धम्म है वो बाद के समय में नष्ट हो गया, नहीं चल पाया? उत्तर, इसके हम कुछ बिंदुओं का रूप में इसका उत्तर का अध्ययन करेंगे। 1, धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके। 2, धम्म की नीति का कार्यान्वयन शांति काल में ही संभव है, युद्ध काल में इस नीति का पालन संभव नहीं है। 3, धम्म महामात्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, जिससे जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप होने लगा। विद्यार्थियों, अब हम मौर्य प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में प्रश्न 34, उपधा परीक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र की परीक्षा की जाती थी, इसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन 35, मौर्य प्रशासन में तीर्थ से क्या अर्थ है? उत्तर, मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी जो संख्या में 18 थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जिनमें कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख अधिकारी थे। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट माप, कतई बुनाई, खान, वनों आदि का नियमन व नियंत्रण करते थे। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर, नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में नगर प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नगर प्रबंध हेतु 5 सदस्यों की 6 समितियां हुआ करती थी जो निम्न कार्यों को करती थी। पहला, उद्योग एवं शिल्प। दूसरा, विदेशी यात्रियों पर नियंत्रण। 3, जनगणना। 4, वाणिज्य व्यापार। और 5, निर्मित वस्तुओं की देखभाल। और छठा कार्य, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रख रखाव का कार्य करना। क्वेश्चन 39, मौर्य प्रशासन की सेना पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मौर्य प्रशासन में सेना के 6 भाग थे जो क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना में विभक्त थे। 5 सदस्यों की समितियां हुआ करती थी जो सेना के रखरखाव पर नियंत्रण रखती थी। प्रश्न नंबर 40, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर, नायक। प्रश्न नंबर 41, मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों के कितने प्रकार थे? उत्तर, 2 प्रकार थे, संस्था व संचार। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संस्था वाले गुप्तचर एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य किया करते थे, जबकि संचार वाले गुप्तचर स्थान स्थान पर जाकर गुप्तचरी का कार्य कर कर अपने संदेशों को मौर्य शासक के पास पहुंचाते थे। प्रश्नों की कड़ी में अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, मौर्यकालीन न्याय संहिता के स्रोत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। 1, धर्म। 2, व्यवहार। 3, चरित्र व चौथा, राज शासन। प्रश्न 43, मौर्यकालीन दीवानी व फौजदारी मामले कौन से न्यायालय देखा करते थे?
उत्तर, दो प्रकार के मुख्य न्यायालय हैं यहाँ पर। पहला जो दीवानी मामले देखते थे वह धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा जो फौजदारी मामले देखा करता था वो था कंटक शोधन न्यायालय। अगला प्रश्न, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर, समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 45, राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी कौन था? उत्तर, सन्निदाता। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन प्रांत कितने थे? नाम बताइए। विद्यार्थियों, मौर्य काल में मुख्य रूप से 5 प्रांत थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। अशोक के कलिंग विजय के बाद 5वां प्रांत कलिंग के रूप में मौर्य साम्राज्य में जुड़ गया था। अगला प्रश्न, धम्म महामात्रों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र पद का सृजन किया, जिसका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य, अकारण दंडितों के परिवार को सहायता प्रदान करना था। अगला प्रश्न, प्रतिवेदक कौन थे? उत्तर, अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख एवं समस्याओं की खबर पहुँचे। इस हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी, जिसका उल्लेख उसने अपने 6ठे शिलालेख में किया है। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक ने न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार किसे प्रदान किए थे? उत्तर, अशोक ने न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में राजुकों को प्रदान किए थे। प्रश्न नंबर 50, अशोक के जनपद स्तर के अधिकारी कौन कौन थे? उत्तर, अशोक के जनपद स्तर के अधिकारी निम्न थे: प्रदेष्टा, राजुक व युक्त। इनका कार्य क्या था? जो भूमि, न्याय व लेखों संबंधी दायित्व का निर्वहन करते थे। मौर्य प्रशासन के प्रश्नों की कड़ी में आज का अंतिम प्रश्न, ग्रामीण स्तरीय अधिकारी कौन हुआ करता था? उत्तर, ग्रामिक नाम का अधिकारी ग्रामीण स्तरीय अधिकारी हुआ करता था। तो विद्यार्थियों, हमने आज अशोक का धम्म व मौर्य प्रशासन पर चर्चा की है। इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन व डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको आज से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप टेस्ट देकर अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।